साथी नमस्कार, मैं गोपाल और मैं अपने यूट्यूब चैनल डेली प्रैक्टिस में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग जानते हैं वंशानुक्रम एवं पर्यावरण, यानी विकास के सेंस में वंशानुक्रम और पर्यावरण का क्या रोल है, क्या प्रभाव है। ठीक है, तो इससे संबंधित हम लोग आज जानेंगे। देखिए, वंशानुक्रम मनुष्य को जन्मजात शक्तियाँ प्रदान करती है और पर्यावरण जो है ये इन शक्तियों को विकसित होने की सुविधाएं और अवसर प्रदान करती है। इतना ही है। वंशानुक्रम क्या है कि ये जन्मजात शक्ति है और पर्यावरण जो है इन्हीं शक्तियों को विकसित होने में मदद करती है। ठीक है, वंशानुक्रम जन्मजात गुण है और पर्यावरण जो है अर्जित गुण है। वंशानुक्रम क्या है? जन्मजात गुण है और पर्यावरण अर्जित गुण है, जो यहाँ से आकर के आदमी बाहरी पर्यावरण से ग्रहण करता है। वंशानुक्रम को यदि बीज माना जाए, ठीक है, तो पर्यावरण ये पोषण होगा जो बीज को बढ़ने में सहायक देता है ना। यानी जैसा बीज होगा वैसी उत्पत्ति होगी, परंतु क्या होगा, पोषण विकास की गुणवत्ता को पर्यावरण ही बढ़ाने में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज जानते हैं हम लोग वंशानुक्रम पर्यावरण के संबंध में ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, रविवार को हुए क्लास में आपने अच्छी तरह से समझा था, उनका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज होगा। और जो भी भाई लोग ये पारद शिक्षा आकलन परीक्षा ये और जेटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, 15 तारीख से जो बैच बन रहा है उसमें ज़रूर शामिल हों। ठीक है, जुड़ने के लिए इस नंबर पर 88 73 02 49 60, ठीक है, या फिर दूसरा नंबर एक और है 93 040 90 8 92। इस पर आप जो है मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, है ना। आपको जोड़ दिया जाएगा उस ग्रुप में और 15 तारीख का जो क्लास चलेगा उस क्लास में एकदम भाग लें। फ़ी मात्र एकदम नाम मात्र का है, सिर्फ 1000 रुपया है, जो पूरे कोर्स की फ़ी है। ये महीना नहीं है, पूरे कोर्स की फ़ी है, जिसमें आपको डिजिटल नोट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट भी लिए जाएंगे, सारा कुछ इसी में है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए पढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। पहला सवाल है, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक की है? तो ये कहा है स्किनर महोदय ने। ठीक है, कि विकास जो है प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है, वंशानुक्रम में व्यक्ति को निम्न में से किनके वंश के गुण प्राप्त होते हैं? तो वंशानुक्रम में जो है माता पिता का भी गुण, पूर्वजों का भी गुण और अपनी प्रजाति का भी गुण जो है उसमें प्राप्त होता है। तो ये सभी जो है उपरोक्त सभी, यह सही हो जाएगा इसका। तीसरा सवाल, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना ही वंशक्रम है। ये बात किसने कही है? कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशक्रम है। यह कथन किसका है? यह कथन है जेम्स ड्रेवर का। किनका कथन है? जेम्स ड्रेवर का। तो ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एकदम ये कथन याद रख लीजिएगा कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना वंशक्रम है। यह कथन किसने कहा है? जेम्स ड्रेवर ने कहा है। आगे देखते हैं, मानव जीवन का आरंभ निम्न में से किस तत्व से होता है? संयुक्त कोष, मातृकोष, पितृकोष, वंशसूत्र, क्रोमोसोम्स, किससे होता है? तो ये मानव जीवन का आरंभ होता है संयुक्त कोष। मैंने बताया था, ये मान लीजिए ये पुरुष है, ये महिला है, और इन दोनों से संयुक्त होकर के संयुक्त कोष बना है। ठीक है, जिसको यहाँ पे जाइगोट नाम दिया गया है अंग्रेजी में। तो ये संयुक्त कोष है। यहाँ से शुक्राणु और यहाँ से अंडाणु, ये दोनों मिलकर के ये निषेचित करते हैं और दोनों के गुण जो है इसी माध्यम से यहाँ पे गुणसूत्र और जीन्स के माध्यम से गुण जाते हैं। पर जीवन का जो आरंभ होता है इसी संयुक्त कोष से होता है। यहीं से बच्चा जो है गर्भ में संलयित होता है और फिर बाद में आकर के वो बालक उत्पन्न होता है। 5वां नंबर, संयुक्त कोष जाइगोट जिसको बोलते हैं में वंश सूत्रों की संख्या कितनी होती है?
तो संयुक्त कोष में जायगोट जो होते हैं, जैसे यहाँ मैंने कहा पुरुष और महिला, तो इन दोनों में 23-23, तो ये जो जायगोट हो गया, जो संलयन हो गया, जिसमें जो मिलन हो गया दोनों अंडाणु शुक्राणु से मिल करके जो ये बच्चे की उत्पत्ति जहाँ से हो रही है, तो इस जायगोट को में जो होता है ये 23-23, दोनों में से 23 जोड़ा हो गया, 23 जोड़ा माने 46 गो, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 जोड़े। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 23 जोड़े। संयुक्त कोष में वंशसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ा। एकदम याद कर लीजिए, मैंने बताया है संडे की क्लास में। व्यक्ति के वंशानुक्रम का निर्धारक या वंशसूत्रों का वाहक किस तत्व को माना जाता है? ठीक है, व्यक्ति के वंशानुक्रम का निर्धारक या वंशसूत्रों का वाहक किस तत्व को माना जाता है? तो यह जो है जीन्स, हम बताए थे जीन्स जो है आनुवांशिक गुणों का वाहक कहलाता है, जो क्रोमोजोम के अंदर होता है। ये जो वंशसूत्र इसी को बोलते हैं क्रोमोजोम्स को, तो इसके अंदर में ही जीन्स होता है। ठीक है, देखिए पितृकों, हिंदी में पितृकों बोलते हैं जीन्स को, के कारण संतानों में माता पिता एवं पूर्वजों के शारीरिक एवं मानसिक गुण हस्तांतरित होते हैं। इसके कारण व्यक्ति में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? व्यक्तिगत समानता, भिन्नता, मंदबुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, शारीरिक कुरूपता। तो देखिए इससे क्या होता है, जो पितृकों के कारण संतानों में माता पिता या पूर्वजों के शारीरिक एवं मानसिक गुण हस्तांतरित होते हैं, इस कारण व्यक्ति में क्या पाया जाता है? व्यक्तिगत समानता एवं भिन्नता। ठीक है, कि चलो माँ बाप यदि बुद्धिमान है तो बच्चा भी बुद्धिमान होगा। ठीक है, और कभी कभी भिन्नता भी होती है कि बुद्धिमान माता पिता के बालक जो है वो मंदबुद्धि के हो जाते हैं, या मंदबुद्धि माता पिता के बालक जो है वो बुद्धिमान होते हैं। दोनों तरह की बातें हैं, समानता और भिन्नता दोनों गुण होता है। ठीक है, 8वां नंबर, प्रत्येक वंश सूत्र में पितृकों की संख्या कितनी होती है? कितना जीन्स होता है एक गुणसूत्र में, कितना जीन्स होता है एक क्रोमोजोम में? ठीक है, तो 40 से 100 तक गुणसूत्रों की संख्या होती है। लेकिन एक वैज्ञानिक ने कहा है कि 3500 से ज़्यादा होता है उसमें जीन्स, है ना, मेरा नाम याद नहीं आ रहा है, पर किसी वैज्ञानिक ने कहा था, मनोवैज्ञानिक ने। ठीक है, तो साधारणतः आप जान लीजिए 40 से 100 गुणसूत्र में जीन्स होते हैं। एक गुणसूत्र में 40 से 100 जीन्स होते हैं। मान लीजिए एक गुणसूत्र है तो यहाँ 40 से 100 की संख्या में जो है यहाँ पे जीन्स होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर, संतानों को माता पिता से अथवा पूर्वजों से मिलने वाली वंशानुक्रम गुणों की सही मात्रा है। क्या सही मात्रा है? 1/2 भाग माता पिता से एवं 1/4 भाग दादा दादी से, 1/8 भाग परदादी से, 1/8 भाग अन्य पूर्वजों से। उपरोक्त सभी सही है। देखिए मैंने बताया था कि जो बालक होता है, बालक के पास जो गुण होते हैं वो माता पिता से लेते हैं, है ना, और ये माता पिता को गुण आते हैं दादा दादी से, और दादा दादी को गुण आते हैं परदादी से, और परदादा परदादी को गुण आते हैं उसके पूर्वजों से, है ना, उनकी प्रजाति से। तो ये सभी गुण जो है जो बालक में आ रहे हैं, तो इनकी मात्रा जो यहाँ बताई जा रही है ये सभी सही है कि 1/2 भाग उसको माता पिता से मिलता है, 1/4 भाग दादा दादी से, 1/8 भाग परदादी का आता है, 1/8 भाग अन्य पूर्वजों से आता है। तो ये उपरोक्त सभी सही होगा। ठीक है, ये वंशानुक्रम गुणों की सही मात्रा ही है, एकदम याद रख लीजिए। 1/2 भाग उसको माँ बाप से मिलता है, 1/4 भाग दादा दादी से, 1/8 भाग परदादी से, 1/8 भाग अन्य पूर्वजों से मिलता है। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछता है सवाल। चलिए 10वां नंबर, शरीर निर्माण करने वाला मूल जीवाणु कभी नष्ट नहीं होते, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होते रहते हैं। यह कथन किस नियम को इंगित करता है? किस नियम? ये हम नियम बताए थे कि शरीर निर्माण करने वाला मूल जीवाणु कभी नष्ट नहीं होता। ये बीजकोष वाला सिद्धांत बताए थे ना कि ये बीजकोष जो है मनुष्य के अंदर बना रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है, जिसको बीजमैन ने दिया था ये सिद्धांत, मैंने बताया था। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बी वाला सही जवाब होगा,
बीजकोष या मूल जीवाणु की निरंतरता का नियम, यानी बीजकोष का नियम में यही बतलाया गया है कि शरीर निर्माण करने वाला जो मूल जीवाणु होता है, मूल जो बीज होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। चलिए 11वां नंबर देखते हैं। बुद्धिमान, मूर्ख, सुंदर, कुरूप माता पिता की संतानें माता पिता के अनुसार क्रमशः बुद्धिमान, मूर्ख, सुंदर और कुरूप होती है। माने जैसा माँ बाप होगा वैसा बच्चा होता है। यह कथन वंशानुक्रम के किस नियम को प्रमाणित करता है? किस नियम को प्रमाणित करेगा? ये समानता का नियम प्रमाणित कर रहा है ना, कि जैसा माँ बाप है वैसा बच्चा। अब विभिन्नता का रहता तो बुद्धिमान माता पिता का बच्चा मूर्ख और मूर्ख माता पिता का बुद्धिमान, ये विभिन्नता हो गया। ठीक है। या फिर एक ही माता पिता के दो बालकों में अलग अलग गुण का होना, दो अलग अलग गुण, विपरीत गुणों का होना, ये विभिन्नता का नियम। चलिए, बीजमैन ने कई पीढ़ी तक चूहों के पूंछ काटते रहा, लेकिन कोई भी पीढ़ी में पूंछ विहीन चूहा पैदा नहीं हुआ। यह प्रयोग किस तथ्य को प्रमाणित करते? देखिए, बीजमैन ने चूहों पर प्रयोग किया। ठीक है। ये इन चूहों का पूंछ को जो है ये हमेशा काट दिया। ठीक है, इसको काट के छोटा कर दिया। अब ये लोग जब मिलन हुआ, संलयन, वहाँ से नया बच्चा जब आया तो वो बच्चा में पूंछ था। ठीक है। इसका मतलब है कि इस सिद्धांत पर रिसर्च किया कि माता पिता के अर्जित गुणों का संक्रमण सदैव उनकी संतानों में होता है। जैसे जो वंशक्रम में उसके गुण आ रहे हैं वो गुण स्थानांतरित नहीं होकर के माता पिता जो है, जो इन्वायरमेंट से जो कुछ भी प्राप्त करता है अपने जीवन काल में, वो भी बच्चों पर चला जाता है, ये नियम कहता है अर्जित गुणों का संक्रमण है सदैव उनकी संतान। लेकिन बीजमैन ने उसको गलत ठहरा दिया कि यदि ऐसा होता तो हमने तो चूहों का पूंछ काट दिया था, अगर उससे जो बच्चा लेता पैदा तो वो उसमें पूंछ नहीं होना चाहिए था, पर पूंछ कैसे हो गया? ठीक है, यानी अर्जित गुणों का संक्रमण नहीं होता है। तो देखिए, मनोवैज्ञानिकों में मतभेद था, इसमें दो राय नहीं है, सब लोग अपने अपने तरह से रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग को केवल जानना यह है कि ये अर्जित गुणों के संक्रमण वाला के लिए ये रिसर्च किया था। ठीक है, प्रयोग किया था। 13 नंबर, प्रकृति केवल शक्तिशाली की ही रक्षा करता है, यह कथन किसकी है? तो ये कथन है चार्ल्स डार्विन की। इन्होंने ही कहा है कि प्रकृति केवल शक्तिशाली की ही रक्षा करता है। ठीक है। 14वां सवाल, तीव्र बुद्धि के माता पिता की संतान मंद बुद्धि। देखिए, उल्टा काम हो रहा है। तीव्र बुद्धि के माता पिता की संतान मंद बुद्धि और मंद बुद्धि के माता पिता की संतान प्रखर बुद्धि की होती है, यह कथन किस सिद्धांत को व्यक्त करता है? तो हमने बताया था प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन को ही बोलते हैं विपरीत। विपरीत मतलब जस्ट उल्टा। देखिए, इसमें आप कन्फ्यूजन मत होइए, भिन्नता का नियम और ये प्रत्यागमन का नियम लगभग मैच करता है, लेकिन भिन्नता के नियम को परिभाषित करने के लिए आप एक चीज़ दिमाग में रख लीजिए कि भिन्नता का नियम वह नियम है जिसमें जो है बच्चे अलग अलग टाइप से पैदा होते हैं। मान लीजिए एक ही माता पिता के दो बच्चे हैं तो एक बच्चा बुद्धिमान हो जाता है, एक बच्चा जो है मूर्ख हो जाता है। एक ही माँ बाप से है, एक ही तरह का उसका वंश का ही है, तो यहाँ पे भिन्नता का नियम काम करता है। लेकिन जब विपरीत गुणों की बात करते हैं कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे जब मूर्ख होते हैं या मूर्ख माता पिता के बुद्धिमान होते हैं, एकदम जस्ट विपरीत जब कार्य होने लगता है तो उसको बोलते हैं प्रत्यागमन का सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्यागमन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैंने बताया था बी नंबर, सोरेनसन। ठीक है। 16वां सवाल, निम्न में से किस प्रवृत्ति को प्रत्यागमन कहा जाता है? देखिए, फिर आ गया, तीव्र बुद्धि के माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि होते हैं, ये तो समानता का बता रहा है भाई। बी नंबर, मंद बुद्धि के माता पिता की संतान मंद बुद्धि होते हैं, ये भी समानता का बता रहा है। प्रतिभाशाली माता पिता की कम प्रतिभाशाली संतान होते हैं या होने की प्रवृत्ति और निम्न कोटि के माता पिता की प्रतिभाशाली संतान होने की प्रवृत्ति, यही है आपका प्रत्यागमन। ये प्रतिभाशाली माता पिता का कम प्रतिभाशाली संतान और निम्न कोटि के माता पिता की प्रतिभाशाली संतान, ये वहाँ पे विपरीत काम हो रहा है, यानी प्रत्यागमन का सिद्धांत हो रहा है जिसको सोरेनसन महोदय ने दिया था। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17वां सवाल, आनुवांशिक प्रतिभा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, आनुवांशिक प्रतिभा यानी हेरिडिटी जीनियस किताब का नाम है और इस किताब को लिखने वाले हैं फ्रांसिस गाल्टन। किन्होंने लिखा है? फ्रांसिस गाल्टन ने। 18वां सवाल देखिए,
ख्याति की विशिष्टता या प्रतिभा वंशानुक्रम का देन है। ख्याति की विशिष्टता या प्रतिभा वंशानुक्रम की देन है। यह कथन को किस मनोवैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया है? तो ये फ्रांसिस गाल्टन महोदय जो हैं इसको जो है प्रयोग के आधार पर सिद्ध किए हैं। ख्याति की विशिष्टता या प्रतिभा जो है ये वंशानुक्रम की देन है। ठीक है। 19वां सवाल, रंग, रूप, आकार और बुद्धि में भाई और बहनों की तुलना में जुड़वा बच्चों में अधिक समानता पाई जाती है। मान लीजिए अलग अलग बच्चा है, एक भाई है एक बहन है, तो इनके रूप गुण ये सब में विभिन्नता मिलेगा, अंतर मिलेगा। लेकिन यदि जो जुड़वा बच्चे हैं, यदि जुड़वा के सेंस में प्रायः चीज समान मिलने लगता है, रंग रूप है ना, सारा कुछ। इस कथन को किस मनोवैज्ञानिक के प्रयोगों से सिद्ध किया था? ठीक है, 19वां नंबर कि जो है जुड़वा बच्चों में समानता पाई जाती है, ये जो है किसने सिद्ध किया था इसको? ठीक है, तो इसको सिद्ध करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है थार्नडाइक। क्या नाम है? थार्नडाइक। ये थार्नडाइक महोदय जो है ये जुड़वा बच्चों के बारे में इन्होंने कहा है, ठीक है, कि इन लोगों में समान गुण पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक मनुष्य के पर्यावरण में उन सभी उत्तेजनाओं का योग होता है जो वह अपने गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक प्राप्त करता है। ठीक है, मनुष्य का पर्यावरण में उन सभी उत्तेजनाओं का योग होता है। देखिए इस सब पॉइंट को दिमाग में रखिएगा। जो वह अपने गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक प्राप्त करता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक की है? तो ये कथन है लॉन्गफील्ड एवं विल्ड की। लॉन्गफील्ड एवं विल्ड की। इसको याद करने का एक ही तरीका है कि देखिए ये पर्यावरण की उत्तेजनाओं का योग की बात करता है कि कब से कब तक रहता है, तो ये गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक, यानी एकदम लॉन्ग टाइम तक रहता है। इसलिए ये लॉन्गफील्ड और विल्ड जो है इसके मनोवैज्ञानिक है। ये जुड़ करके याद करने का तरीका मैंने बताया। लॉन्ग टाइम तक उसका पर्यावरण का असर रहता है, इसलिए लॉन्गफील्ड और विल्ड होंगे इसके। ये ट्रिक है। 22 नंबर, तुम मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर, जो चाहे बना सकता हूँ। ठीक है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक की है? तो इस कथन को कहा है वाटसन महोदय ने। वाटसन महोदय ने कहा है, ये पर्यावरण पर ज़्यादा ये ध्यान देते हैं। इन्होंने कहा है कि आप किसी भी बच्चे को दे दीजिए हमको, नवजात शिशु को, मैं उसको ऐसा वातावरण में रखूँगा कि उसको मैं डॉक्टर, वकील, चोर, जो चाहे सो बना सकता हूँ। ये वाटसन महोदय का कथन था। ठीक है। 22वां सवाल, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है और इस पर कुछ भी लिखा जा सकता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक की है? तो ये कथन जो है जॉन लॉक की है। ठीक है, ये कथन किसकी है? जॉन लॉक की, कि बालक का जो मस्तिष्क होता है वह एक स्लेट के समान होता है। मतलब बालक कुछ ज़्यादा कुछ नहीं सीखता है, वो है ना, उसको हम लोग सिखा सकते हैं। उसमें जो चाहे सो सिखा सकते हैं, जो चाहे सो लिखते हैं ना स्लेट में, जैसे उसी तरह उनका कहना है जॉन लॉक महोदय का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23वां सवाल। 23वां सवाल क्या कहता है कि गर्भाशय में कोषारस को साइटोप्लाज्म बोलते हैं, वंशसूत्र यानी क्रोमोसोम एवं पितृकों यानी जीन्स को घेरे रहता है। ठीक है, इससे प्राणी का निर्माण होता है और वहाँ से जीव का निर्माण होता है। कोषारस को किस श्रेणी में रखा जाता है? कोषारस को हम लोग किस श्रेणी में रख सकते हैं? देखिए ये कहता क्या है, जैसे ये क्रोमोसोम है और इसके अंदर में जो है जीन्स है, जीन्स। ठीक है, ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर जीन्स है। अब ये जो कोषारस है, इन सब के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और यहाँ से जो है यहाँ पे प्राणी का निर्माण होता है, बच्चे का जन्म होता है बालक का। तो कोषारस को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो इसको आंतरिक वातावरण कहा जाएगा, क्योंकि अभी ये बाहर तो आया नहीं, ये अंदर में ही है बालक। ठीक है, तो इसको आंतरिक वातावरण बोलेंगे। तो इसका जवाब ये हो जाएगा, आंतरिक वातावरण।
आगे बढ़ते हैं 24वां सवाल। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, जलवायु, पहाड़, है ना, झील, झरने, नदी, नाले, ये जितना है प्राकृतिक वस्तुओं को किस श्रेणी में रखा जाता है? इसको भौतिक वातावरण में हम लोग रखेंगे। किस वातावरण में? भौतिक वातावरण के अंतर्गत ये आते हैं। देखिए 25वां सवाल। रहन सहन, अंधविश्वास, रूढ़िवादी परंपराएं, जन प्रथाएं आदि को वातावरण की किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ये सभी जो है सांस्कृतिक वातावरण है। रहन सहन, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, परंपराएं, जन प्रथाएं, ये सभी सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 26वां सवाल। व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो भी विशेषता प्राप्त करता है, देखिए पीछे भी हम लोगों ने जाना था। ठीक है, माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो भी विशेषता प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है H.A. पीटरसन का है। ये पूर्वजों की जब बात करेगा, है ना, तो ये कथन किसका हो जाएगा? H.A. पीटरसन का। ठीक है, पीटरसन से पूर्वज को रिलेट करिए, आपको याद हो जाएगा। 27 नंबर देखिए। रोगों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने के लिए जिम्मेदार तत्व है। देखिए ये जो जीन्स हैं, जीन्स जो हैं ये आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं। तो जब मान लीजिए कोई किसी का माता पिता हीमोफीलिया से ग्रसित रहता है या मधुमेह रोग से ग्रसित होता है, तो ये सब आनुवांशिक रोग है। तो रोग भी बच्चा के पास रोग का भी हस्तांतरण हो जाता है जीन्स के माध्यम से। तो ये यही कह रहा है कि रोगों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने के लिए जिम्मेदार कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा पितृक यानी जीन्स। कभी कभी आपको कंफ्यूज कर सकता है, हिंदी वाले लोग ध्यान देंगे, जीन्स की जगह पितृक लिखता है तो घबराइए नहीं, उसी का नाम है हिंदी में पितृक। बुद्धि प्रजाति पर निर्भर करती है, यह किसका कथन है? ठीक है, बुद्धि जो है प्रजाति पर निर्भर करती है, किस प्रजाति का है ना। जैसे मनुष्य प्रजाति में बुद्धि ज़्यादा होगा, किसी और प्रजाति का है तो कम होगा। तो ये किसका कथन है? ये क्लीनबर्ग का है। ठीक है, 29वां सवाल। मनुष्य में कुछ संवेग जन्मजात होते हैं, यह किसका कथन है? मनुष्य में कुछ संवेग जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं, जैसे ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, है ना, ये सभी जो उस प्रकार के जो द्वेष, है ना, भय, ये सभी जो संवेग है, कुछ संवेग, सबकी बात नहीं कर रहा है, मनुष्य में कुछ संवेग जो है वो जन्मजात होता है, पैदाइशी होता है। ये कथन कहा है मैकडूगल ने। किसने कहा है? मैकडूगल ने। चलिए अब बढ़ते हैं आगे 30वें सवाल की ओर, है ना। व्यावसायिक योग्यता का विकास भी उसके वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। देखिए व्यावसायिक योग्यता, बिजनेस करने की योग्यता का विकास जो है वो भी वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। ये कहा किसने है? ये कहा है कैटिल महोदय ने। किसने कहा है? कैटिल ने। 31वां सवाल है, आनुवांशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं। देखिए ये तो पहले भी जानते हैं हम लोग, जीन्स मूल संवाहक है, जिसको पितृक भी बोला जाता है। चलिए एकदम ध्यान में हो जाएगा अभी, जीन्स आनुवांशिकता के वाहक। 32 नंबर, पर्यावरण या वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय से व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। यह कथन है, यह किसका कथन है? देखिए ये कथन एकदम याद रखिएगा, यही सब पूछता है, किसने क्या कहा, कैसे कहा, थोड़ा थोड़ा सा शब्द को चेहर फेर करके वही बात को कहता है वंशानुक्रम का। ठीक है, या पर्यावरण का। तो ये पर्यावरण के बारे में कह रहे हैं कि पर्यावरण या वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय से व्यक्ति को प्रभावित करते हैं या व्यक्ति को प्रभावित करता है। यह कथन किसका है? ठीक है, तो यह जो कथन है यह कथन है वुडवर्थ का। ठीक है, ये कथन किसका है? वुडवर्थ महोदय ने कहा है कि वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय से व्यक्ति को प्रभावित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम और न केवल वातावरण। देखिए व्यक्ति का क्या कर रहा है अगला वैज्ञानिक? व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम और न केवल वातावरण, केवल वंशानुक्रम और केवल वातावरण से नहीं होता है व्यक्ति का निर्माण। वास्तव में वह जैविक दान
और सामाजिक विरासत के एकीकरण की उपज है। यह किसका कथन है? तो यह कथन है क्रो व क्रो का। ठीक है, क्रो व क्रो का। ये क्या मानता है कि वंशानुक्रम और वातावरण का ही केवल निर्माण नहीं है, इसमें उसका जैविक दान और सामाजिक विरासत, इन दोनों के एकीकरण का उपज है। ये क्रो एवं क्रो मानते हैं। 34वां सवाल, उचित सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर, उचित सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। एकदम सही बात है, लेकिन ये कहा किसने है? ये कहा है गॉर्डन महोदय ने। किसने कहा है? गॉर्डन महोदय ने, याद करिएगा। 35वां सवाल, शिक्षा का उत्तम वातावरण का निर्माण कर सकता है। तो शिक्षा का उत्तम वातावरण का निर्माण शिक्षक ही कर सकता है। ठीक है, शिक्षक ही शिक्षा का उत्तम वातावरण का निर्माण कर सकता है। तो आप जितने भी शिक्षकगण हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और अच्छा लगा है तो एकदम बिल्कुल इसको सब्सक्राइब करिए, केवल देखिए मत। रेड बटन वहाँ पे सब्सक्राइब कराता है, दबा दीजिए। अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक करिए, और अच्छा लगे थोड़ा लिख करके कमेंट कर दीजिए कि हाँ भाई अच्छा लगा। ठीक है, और भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।